करेंगे और इसको हम देखते हैं आगे। सो नॉन फेरस क्लास ऑफ मटेरियल इज दैट क्लास ऑफ मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई फेरस जो है एज ए मेन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो फेरस इसके अंदर एज एन अलॉइंग एलिमेंट जरूर मौजूद हो सकता है या एज एन इम्प्योरिटी मौजूद हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन इसके अंदर जो एलिमेंट है दैट इज डिफरेंट। तो उसके अंदर अगर एल्यूमिनियम इज द मेन एलिमेंट तो हम इसको कहेंगे एल्यूमिनियम एलॉयज, ठीक है। एलॉय मीन उसके अंदर सिलिकॉन हो सकता है, उसके अंदर आयरन भी हो सकता है, उसके अंदर और भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट एल्यूमिनियम जो होगा ना उसमें मैक्सिमम 80% 85% से अबव होगा। सिमिलरली कॉपर है, मैग्नीशियम है, टिन, जिंक एंड अदर एलॉयज, जितने भी एलॉयज हैं वो फैमिली ऑफ मटेरियल्स हैं, और इस फैमिली ऑफ मटेरियल्स के अंदर जो मेन अलॉइंग एलिमेंट्स वही होगा जिससे उसका नाम रखा होगा। लाइक अगर हम फेरस को इसलिए हम फेरस कहते हैं क्योंकि फेरस इज द मेन एलिमेंट, और नॉन फेरस के अंदर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एलॉयज कहलाएंगे। तो कॉपर एलॉयज, मैग्नीशियम है, इसके अंदर डिफरेंट अदर एलॉइंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। आयरन एज एन इम्प्योरिटी एटम हो सकता है, एज एन एलॉइंग एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एज ए मेजर एलिमेंट नहीं होगा। तो इनकी जो हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें, एक तो ये है कि ये इसके अंदर आयरन, ये ऐसा, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डू नॉट कंटेन आयरन, इट डजंट मीन कि इसके अंदर आयरन नहीं होगा। इसके अंदर आयरन मौजूद हो सकता है लेकिन एज एन इम्प्योरिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसको इस वजह से यहाँ पर इस वजह से भी लिखा हुआ है कि आयरन इसके साथ मिलाकर कोई ऐसा हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। तो ये जनरली जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। आपकी गाड़ी का जो पूरा फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसके ऊपर आप मैग्नेट लगाएं तो वो मैग्नेट नहीं लगता। इसी तरह कॉपर के जो अलॉयज हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। तो जनरली इन जनरल इट इज नॉन मैग्नेटिक, बट इट कैन बी मैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल निकल जो है इसके कई ऐसे अलॉयज होते हैं कि जो कि मैग्नेटिक अलॉयज हैं। सिमिलरली इसकी जो डिफरेंट आपस में नॉन फेरस मटेरियल्स की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको आपस फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली इसकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी अच्छी होती हैं। जिस तरीके से हम एल्यूमिनियम की वायर्स देखते हैं, कॉपर की वायर्स देखते हैं तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सिमिलरली इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हीट ट्रांसफर जो होती है, ये भी बड़ी अच्छी होती है। अब इसकी एप्लीकेशन एल्यूमिनियम की हीट ट्रांसपोर्ट के वाले से देखें, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल का इंजन देखें तो इंजन के ऊपर जो फिन्स वाला पोर्शन होता है वहाँ वो सारा एल्यूमिनियम का पार्ट बना होता है, और जो फिन्स बनी होती हैं वो इसलिए बनी होती हैं कि अंदर जो कि पिस्टन चल रहा है, पिस्टन के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू द कंबस्टन ऑफ द प्रोसेस, वो हीट जो है ना वो बड़ी तेजी से डिसिपेट होती है थ्रू एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के आगे वो फिन्स ही बना के तो हीट को डिसिपेट करते हैं। तो एल्यूमिनियम को वहाँ पे यूज किया गया है इसी वजह से, बिकॉज इट्स हैज अ गुड थर्मल प्रॉपर्टी, तो हीट डिसिपेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। इसके अलावा जो क्रोजन रेजिस्टेंस है, कंपैरेटिवली इट्स अगेन सेइंग कि इसकी क्रोजन रेजिस्टेंस अच्छी होती है। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स देखें, खिड़कियां दरवाजे बने होते हैं, इनको क्रोड नहीं होती हैं। जबकि इसकी जगह पर अगर आप आयरन की देखें तो जहां पे अगर थोड़ा बहुत अगर उसका पेंट उतर जाए फौरी तौर पर क्रोजन स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली लेकिन कॉपर के जो अलॉयज हैं, आपने मसलन कुछ घरों में टैप्स होते हैं पुराने गोल्डन कलर के, वो कॉपर के बने हुए हैं, कॉपर अलॉयज के बने होते हैं। इट्स नॉट कॉपर, वो ब्रास के या ब्रॉन्ज के एक्स्ट्रा के बने हुए हैं, वो क्रोड हो जाते हैं। उसके ऊपर ग्रीन कलर का रस्ट आप देखते हैं, वो कॉपर ऑक्साइड होता है, तो उसकी क्रोजन प्रोडक्ट है, वो क्रोजन हो जाती है। लेकिन इतनी इस तरह इतनी क्रोड नहीं होती कि अगर उसकी जगह कोई आयरन का या कास्ट आयरन का कोई टैप लगा हो या कास्ट आयरन की कोई प्रोडक्ट हो या आयरन की प्रोडक्ट हो, वो जितनी तेजी से क्रोड होती है ना, इस तरीके से ये कॉपर क्रोड नहीं हो जाता। तो इसके अलावा इसकी जो लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये ज्यादा चाहिए, मींस कि इसकी जो डक्टिलिटी है और यील्डिंग ये काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कॉपर की लंबी लंबी वायर्स बना लेते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स बन जाती हैं, यानी कि डक्टाइल प्रोडक्ट होती है। एंड इसके अलावा जो वेल्डिंग प्रॉपर्टीज इनकी भी अच्छी होती हैं, कि जैसा हमने कास्ट आयरन में देखा, कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टी थी वेल्डेबिलिटी की बड़ी पुअर है, हमने उसके अंदर पढ़ा था। लेकिन जो नॉन फेरस मटेरियल्स हैं इनकी जो वेल्डिंग है इट्स क्वाइट गुड। लाइक अगर आप ये देखते हैं कॉपर के कई या नेचर ये जैसा कि ये चीज़ें इसको हम वेल्ड कर सकते हैं आसानी के साथ, एल्यूमिनियम को आपस में वेल्ड कर सकते हैं। तो देर इज़ अ ये इसकी जो वेल्डिंग रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द वेल्डिंग
इट्स वेरी गुड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मार्केट में वेल्डिंग प्लांट लेके जो खिड़कियां दरवाजे बना रहे हैं वहां पर आप एल्यूमिनियम का दरवाजा ले जाएं और वो आपको उसी चीज से वेल्ड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए डिफरेंट अदर जो वेल्डिंग टेक्निक्स हैं वो यूज करते हैं, वो वेल्डिंग के रॉड यूज ही करते हैं, एक डिफरेंट अदर प्रोसेस होता है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को वेल्ड करने के लिए। और एक और लाइट वेट होते हैं, ये भी हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जितने ये जो नॉन फेरस मटेरियल्स हैं ये लाइट वेट होते हैं। एल्यूमिनियम के आप दरवाजे खिड़कियां उठाकर देखें बड़े हल्के से होते हैं, और इसी वजह से गाड़ियों की जो बॉडीज होती हैं वो भी एल्यूमिनियम की बनाते हैं क्योंकि लाइट वेट है। और इसके मुकाबले में आप आयरन की कोई भी प्रोडक्ट उठाएं तो वो काफ़ी हैवी होती है। सिमिलरली क्योंकि एल्यूमिनियम जो कि ज़्यादा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में, इसलिए हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन सिमिलरली कॉपर की जो है, मैग्नीशियम है, ये सारे बाकी जो हैं ये भी लाइट वेट होते हैं। और लास्ट थिंग इसके इसकी गुड कास्टेबिलिटी है, यानी कि अगर आप इसको कास्टिंग रूट को, मैन्युफैक्चरिंग रूट जो है इसका कास्टिंग का अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो इसकी जो कास्टिंग है इसी कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू फेरस मटेरियल्स, क्योंकि फेरस मटेरियल्स में और बहुत सारे हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे और अदर पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन फेरस मटेरियल हैं ये एक तो लो टेम्परेचर प्रोडक्ट्स होती हैं, और इसकी वजह से लो टेम्परेचर की वजह से इनके हैंडलिंग आसान होती है, इसमें वो उस तरह की इंट्रिकिटीज शामिल नहीं हो जाती हैं जो कि हमारी उसमें यूज़ होती हैं फेरस में। बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा हमारे और बहुत सारे प्रोसेसेस, डेंजर और केमिकल रिएक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि लो टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेटेड नहीं होते। तो इस वजह से इनको कास्ट करना, इनको मैन्युफैक्चर करना ज़रा आसान होता है। सिमिलरली ये जो पिस्टन्स होते हैं गाड़ियों के या मोटरसाइकिलों के, ये सारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं ज़्यादातर, जो हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर पाकिस्तान में या जो मैक्सिमम गाड़ियों में वो एल्यूमिनियम के होते हैं। अब वो जो एल्यूमिनियम के होते हैं वो सारे के सारे कास्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो डाई कास्टिंग से सारे बनाते हैं। तो ये एक गुड एग्जांपल है इसकी कि इसकी कास्टेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। सिमिलरली अदर जो क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स है दैट इज नॉन मेटेलिक क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें आगे सब डिविजन्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स की। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं इसमें हमारे पास वो सारे क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि डिग्रेडेबल हैं, यू कैन से। इसमें प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक वो नहीं है कि जो कि हम सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। नेचुरल अकरिंग प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, इसका सोर्स भी ऑर्गेनिक है। नेचुरल अकरिंग रबर्स हैं, लेदर जो है इसका सोर्स भी एनिमल है, और इस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर हमारे पास मिनरल्स हैं, सीमेंट्स हैं, ग्लासेस हैं, सेरामिक्स हैं और ग्रेफाइट्स वगैरह हैं। अब जनरली नॉन मेटेलिक क्लास ऑफ मटेरियल जो है इसमें यह है कि इसके अंदर मेटल नहीं होती, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, ठीक है। सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और ये जो है इट कैन बी अदर इन ऑल थ्री फॉर्म्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें एक्सेप्शन है ब्रोमीन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में एग्जिस्ट कर रही है। थर्डली इसकी जो प्रॉपर्टी कि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर एग्जांपल ग्लास है, पेपर है, वुड है, ये बैड कंडक्टर्स हैं सारे के सारे। प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है, लेकिन हम ग्रेफाइट को इसमें नहीं लेते। इंडीड ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटेलिक मटेरियल लेकिन वेरी गुड कंडक्टर है। आप ग्रेफाइट के बहुत सारी अप्लायंसेस हैं जिसमें कार्बन बुशेस यूज होते हैं, तो वो कार्बन बुशेस एक्चुअली दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन इज अ ग्रेफाइट, तो उसके बुशेस यूज होते हैं जिसकी वजह से हम, कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं। एंड ये एक और चीज़ है कि इट इज़ नॉन मैलिएबल है, कि हम इसको शीट्स की फॉर्म में नहीं इसको ड्रॉ कर सकते, और इसी तरह हमने इसको, ये डक्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। हम इसको बारीक बारीक वायर्स की फॉर्म में भी नहीं इसको ड्रॉ कर सकते। और ये एक्सेप्ट जो है कार्बन की बात करें, कार्बन अगेन इज एन एक्सेप्शनल मटेरियल जो कि वेरी गुड कंडक्टर भी है, लेकिन हम इसको, इसकी बारीक वायर्स भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी डक्टाइल मटेरियल, तो हम इसको कार्बन फाइबर्स जो हैं इसके प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एलोट्रॉपिक फॉर्म के इसमें बहुत सारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में ऐसे मटेरियल हैं जो कि डिफरेंट एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कार्बन है जो कि डायमंड और ग्रेफाइट और कोक, थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कि कार्बन एटम तो एलोट्रॉपी का मेरे ख्याल से सबको अंदाजा हो गया व्हाट इज एन एलोट्रॉपी। सिमिलरली फास्फोरस है, इसी तरह सल्फर है जो कि डिफरेंट एलोट्रॉपिक में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे पास जो मेटेलिक मटेरियल्स हैं वो, उनकी कोई ऐसी एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती।
तो टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल, ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल जो है ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, लेकिन इसमें जो चंद देखें फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक है, इवन के रबर है, ये सारे जो हैं ये पहले तो प्रीवियसली हिस्ट्री के अंदर तो इसको नेचुरल सोर्सेज से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन अब हम इसको लैब में भी बना सकते हैं और लैब में भी मैन्युफैक्चर होते हैं। लेदर जो है ये भी सिंथेटिक लेदर भी आ है हमारे पास, रबर है सिंथेटिक रबर, इसी तरह प्लास्टिक से हैं वो भी हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में है कि सारे के सारे सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं। और अब ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाई वी कॉल इट एज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, व्हाई बिकॉज इसके अंदर कार्बन जो होता है ना दैट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट होता है। आप प्लास्टिक को किसी भी चीज़ को जब बर्न करते हैं ना तो ये बर्न करने से एकदम वो काली ब्लैक हो जाता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। आप मसलन आप शुगर को आप स्टोव के ऊपर रखें और उसको बर्न करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। सिमिलरली सॉल्ट को रखें तो इसी तरह, सॉल्ट तो नहीं खैर उसके अंदर, वो तो सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर कार्बन नहीं होती, शुगर के अंदर कार्बन है। इसी तरह प्लास्टिक को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो वो भी ब्लैक हो जाता है सारे का सारा। वाई बिकॉज कि कार्बन उसके अंदर मेन अलाइंग एलिमेंट है। अलाइंग एलिमेंट तो नहीं हम उसको कहेंगे क्योंकि उसके अंदर कार्बन चेन्स होती हैं, ठीक है। तो तमाम ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर हमारे पास कार्बन चेन्स हैं। तो हम एफएससी के अंदर इसके बारे में सारा पढ़ के भी आए हैं कि कार्बन चेन्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। अब उसके अंदर कार्बन चेन्स के अलावा उसके अंदर हाइड्रोजन या तो अटैच होगा डिफरेंट जगहों पे, चाहे नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है। तो मेन जो स्केलेटन है उसका ऑर्गेनिक मटेरियल का वो कार्बन चेन्स है। अब उसकी जगह पर हाइड्रोजन अटैच हो सकता है और डिफरेंट जगह पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना वो अटैच हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये है कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिसके अंदर ये कार्बन चेन्स वाला जो होता है ना, इसका एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चाहे ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस करें चाहे आप नेचुरली, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ना डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल आप देखें ना, अपनी अपने मोबाइल का पाउच लें, ट्रांसपेरेंट पाउच, और अगर उस पाउच को अगर आप जब नया लेते हैं ना तो बड़ा बिल्कुल वाइट और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो वो पीला सा होना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स कि क्या है कि वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। उसके अंदर जो कार्बन चेन्स हैं वो रिएक्ट कर रही होती हैं एटमॉस्फेयर के साथ, और ज्यादातर इफेक्ट कर रहा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट्स ऑफ द सन, वो उसको इफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स को। इसके अलावा आपके हाथों से जो स्वेटिंग्स रिलीज हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मीडिया जो आपके हाथों से रिलीज हो रहा होता है, आपकी बॉडी से सिक्रीट हो रहा होता है, वो उस प्लास्टिक की बॉडी के साथ जो अंदर कार्बन चेन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो इसकी रिएक्शन जो है ना वो कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और ओके, ये मैंने हमने बात कर लिया। अब ये है कि अब जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जब हम इसको बर्न अप करते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तो ये ब्लैक कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं कोक से। जैसा चीनी को आप रखें ना एक स्पून के ऊपर और इसको गर्म करना शुरू करें तो वो ऐसा ऐसा मेल्ट होकर बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएगी। इसी तरह किसी प्लास्टिक को बर्न करें, इसी तरह किसी लकड़ी को बर्न कर दें तो वो सारे का सारा एंड पे ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज अ ब्लैक? वही कार्बन चेन्स जो थी ना, वो कार्बन एंड पे आपके पास वो कोक सा बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि उसके अंदर और भी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन अटैच होती है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जब ये डिकम्पोज होना शुरू होता है बाय जब हम इसको हीट अप करते हैं ना, तो सबसे पहले वो जो कार्बन होती है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कुछ कार्बन जो सूट जो है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह डिकम्पोजिशन इसकी होती है। एट द एंड आपके पास कार्बन कोक बच जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले पहले जो कार्बन होती है ना जितनी निकल सकती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती रहती है। तो और इसके अलावा ये है कि ये जो ऑर्गेनिक होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ये केमिस्ट्री का बड़ा पेट सा रूल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मींस के सिमिलर स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या केमिस्ट्री होती है वही सिमिलर को डिजॉल्व करती है। यही वजह है कि फॉर एग्जांपल आपके हाथों पे अगर पेंट लग जाए ना, तो मतलब घर में कहीं पेंट करें या किसी जगह पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसको पानी से धोएंगे ना तो वो नहीं उतरेगा, लेकिन जब आप उसको इसे थिनर से या पेट्रोल से धोएंगे ना तो फौरी तौर पे डिजोल्व होकर उतर जाएगा आपके हाथों से। इसी तरह आपके हाथों में अगर समद और इस तरह की कोई और बॉन्ड वगैरह आपके हाथ पे लग जाए ना, तो आप उसको जब रिमूव करते हैं ना तो वो वैसे रिमूव नहीं होता, लेकिन जब आप उसको ऑयल के साथ करते हैं ना तो वो फौरी तौर पे इसके पेट्रोल के साथ अगर जब आप उसको करते हैं या इस तरह टर्पिन ऑयल है
उसके साथ जब आप उसको हाथों को रिंस करते हैं या चीज़ों को रिंस करते हैं, फौरी तौर पे रिलीज हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि जो पेंट है या जो ग्रीस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं, वो सारी की सारी कार्बन चेन्स हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन चेन्स हैं। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा, सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल लेकर आना पड़ेगा। पानी चूंकि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसका जो बॉन्ड है वो एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है, तो वो उस कार्बन और हाइड्रोजन को डिसॉल्व नहीं कर पाता। तो हमें उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें उसी तरह का केमिकल लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर इसमें कार्बन चेन जो है ना वो रिंग फॉर्म में है, तो देन हम केमिकल भी रिंग फॉर्म वाला यूज करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड यूज करेंगे। तो अगेन केमिस्ट्री का एक रूल जो है ना वो हमें जेन में रखना पड़ेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बात लिखी कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, चूंकि इनकी बेसिस कार्बन चेन्स होती हैं और इस वजह से पानी इनको डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो हमें इसके लिए ऑर्गेनिक लिक्विड को ही यूज करना पड़ता है। और चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप देखें लकड़ी को बड़ी जल्दी आग लग जाती है, और प्लास्टिक है, पेपर है, ये सारी चीज़ें, इवन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत नीचे होता है। और ये भी हमारी हमने बात की है कि ये चूंकि कार्बन चेन्स होती हैं, कार्बन चेन्स सारी के सारी कोवेलेंटली बॉन्डेड चेन्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते, सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और ये चूंकि हमें एफएससी के नॉलेज से पता ही है इसके बारे में। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं ना, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। उसमें सेलुलोज मटेरियल्स हैं, प्रोटीनेशियस मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। इसमें जो सेलुलोज मटेरियल्स हैं वो अ, वो वाले हैं कि जिसका जो एक्सट्रैक्शन है, जहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सेलुलोज से, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल वुड्स हैं, लीव्स हैं, मतलब पत्ते वगैरह, लकड़ी है, सारे का सारा जो इसका जो मेन जो मैटर जिनसे वो बने हुए हैं वो सेलुलोज है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होंगे, जो ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल के, इस तरह के जो मटेरियल को हम सेलुलोज की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह वो वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जो प्रोटीन जिनका है मेन सोर्स, वो जो उनको हम प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से निकला प्रोटीनेशियस मटेरियल्स, लाइक लेदर है, स्किन जो है, एनिमल्स की स्किन है, वहीं से हमारा लेदर जो है ना, लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो एक्चुअली लेदर क्या चीज़ है, या जो ह्यूमन बॉडी है या जो एनिमल बॉडी है, वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। तो इस वजह से इनका सोर्स चूंकि एनिमल्स हैं और एनिमल चूंकि प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, तो हमने उसका ओरिजिन को देखते हुए लेदर है, वूल है, सिल्क, सिल्क जो हमें पता है कि एक इंसेक्ट है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, नेचुरल सिल्क की बात करें, नॉट द सिंथेटिक सिल्क। तो ये सारे के सारे जो इनका सोर्स है ये प्रोटीन है, तो इसलिए हम इनको प्रोटीनेशियस क्लास ऑफ मटेरियल्स के अंदर इनको ग्रेड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं कि जो कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से हमारे जिसका बेस है, लाइक पेट्रोलियम है, और इस तरह न्यूक्लिक एसिड है, नेचुरल रीजन, ये सारी चीज़ें जिनके जो है ना जो बेसिक्स हैं, वो हम उनको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर उनको ग्रेड करते हैं। थर्डली इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ मटेरियल, दैट इज इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स है, जिसमें हमारे पास मिनरल्स हैं, सीमेंट्स हैं, ग्लास हैं, सिरामिक्स हैं, और डिफरेंट ग्रेफाइट्स हैं। ये वाले जो क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं, इसके अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट एन एसेंशियल, लाइक ऑर्गेनिक के अंदर तो वो एक बड़ा एक बैकबोन की हैसियत रखता है ना कार्बन, लेकिन इसके अंदर कार्बन एज ए बैकबोन की इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि लेकिन इसके अंदर होगा कार्बन, बट नॉट एन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसके अंदर किसी किस्म की कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग भी नहीं होती, लाइक इन ऑर्गेनिक के अंदर जिस तरीके से है। और जिस तरह ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर हमें एफएससी के नॉलेज से भी पता है कि इसमें बहुत लंबी लंबी कार्बन चेन्स भी हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह ये जो इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल है, इसके अंदर इस तरह लॉन्ग चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बेलिंग पॉइंट है, ये काफ़ी हाई है। लाइक सीमेंट को देख लें आप, सिरामिक को देख लें आप, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर है, ठीक है। इसी तरह इनके जो मतलब किसी बिल्डिंग को आग भी लग जाए ना, तो सीमेंट को आग नहीं लगती, उसकी वो ब्लैक जरूर हो जाता है, लेकिन ब्रिटल होके टूट जाएगा, लेकिन उसको बर्न अप नहीं होगा। तो ओके, ये वाले जो इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल होते हैं ना, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर जो है ना इनसॉल्युबल रहते हैं,
लाइक आप सीमेंट को देख लें, आप पानी के अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो पोट्रीज हैं, लाइक आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोई पॉट्स वगैरह को बनाते हैं, वो भी सारे के सारे, या मड है वो, दैट इज आल्सो सेरामिक, उसको पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं और देन उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दैट इज इट मीन्स कि ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और अगर हम इसी तरह, ये सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लें सीमेंट का थोड़ा सा पोर्शन, कहीं आपको अपने एरिया में कहीं थोड़ा सा सीमेंट मिल जाता है, तो उसको एक ग्लास पानी में मिक्स करें थोड़े से को, और एक को थोड़ा सा पेट्रोल लेके उसके अंदर मिक्स करें, देखें आपको थोड़ा सा क्लियर पता चल जाएगा। जो पेट्रोल होगा उसके ऊपर जो सीमेंट होगा वो मिक्स ही नहीं होगा, बल्कि सरफेस पे या बॉटम पे बैठ जाएगा, और जो पानी होगा उसके अंदर होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा। ओके अब अगर हम अब इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ जो जितने भी मटेरियल्स हैं, जब हम अगर इनको आग लगा दें, तो ये जो है ना, ये ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ही नहीं करते, और ना ये कोक में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल ली है कि आप सीमेंट को, अगर किसी बिल्डिंग को आग लगती है तो वो ब्लैक कलर उसके धुएं की वजह से हो जाता है, लेकिन अगर उसको आप साफ करें तो नीचे से सीमेंट उसी कलर का निकल आता है। इसी तरह अगर आप अपने घर में जो सिरामिक के बर्तन है, आप उसको बर्न करके देख लें, स्टोव पे रखें, एक तो पहले तो वो बर्न ही नहीं होंगे, ठीक है ना। वो अगर आप खाली रखें तो वो ऊपर से उसका जो पेंट है वो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो सिरामिक जिसका वो प्रोडक्ट बनी हुई है वो डिकम्पोज नहीं होगी। जिस तरीके से शुगर को हमने देखा था वो डिकम्पोज हो जाता है, या प्लास्टिक को बर्न करने से फौरी तौर पर डिकम्पोज हो जाता है, तो ये चीजें जो है ना इस तरह डिकम्पोज नहीं होती। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये आयनिक भी होता है और कोवलेंट, दोनों चीजों में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल्स के अंदर सिर्फ हमारे पास वही एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारी डिफरेंट सारी क्लास ऑफ मटेरियल्स थी, इंजीनियरिंग क्लास ऑफ मटेरियल्स, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली थी वो मैंने आपको हाईलाइट करती हैं। नाउ जो मटेरियल सिलेक्शन की बात करते हैं, कि अब हमने सारी चीज़ों को देख लिया है कि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं, वैरायटी ऑफ क्लासेस ऑफ मटेरियल हैं, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन के हवाले से हमने इस डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल में से किसको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, और इसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है कि अब आपके पास कोई भी मटेरियल, जो सिलेक्शन जब आपने किसी भी मटेरियल की कर दी है किसी भी टारगेट एप्लीकेशन को सामने रखते हुए, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो जो ज़हन में रखने वाली हुई होती है कि आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1, ठीक है, टारगेट एप्लीकेशन के हवाले से। नंबर 2 ये है कि उस जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो है क्या चीज़, वो कोई स्टैटिक एप्लीकेशन है कि डायनामिक एप्लीकेशन है, ठीक है। थिर्डली आपने जो चीज़ रखी है कि उसके हमें जो प्रोडक्ट है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, उसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, उसके जो है ना उसको लगा के हमें नुकसान क्या हो सकता है। तो हम ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है ये स्पार्क प्लग की, ये हम बड़े बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, और हमारे पास घरों में जितने सबके पास बाइक्स हैं सब में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, गाड़ियों में लगा हुआ है, हर जगह स्पार्क प्लग लगा हुआ है इंजन के अंदर। अब ये स्पार्क प्लग देखने में तो एक छोटी सी प्रोडक्ट है, मार्केट से लेने जाए मोटरसाइकिल का मेरे ख्याल 70-80 रुपए का तो एक प्लग मिल जाता है। तो कभी किसी ने इसको गौर किया कि ये प्लग जो है ये कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, तो हम ये देखते हैं ये कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। अब हमने सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे स्पार्किंग होती है, ठीक है। अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना ये होता है पिस्टन वाले हेड के अंदर, जहाँ पे पिस्टन चल रहा होता है। पहले वहां पर एक बैरल जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल उसके अंदर इंजेक्ट करता है, तो यहाँ पे स्पार्क होता है इनके दरमियान, इन दो के दरमियान ये गैप है। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रोड है ये, और ये दूसरा एलिमेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उनके दरमियान एक गैप है। और जब हाई करंट इसके अंदर आती है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इसके इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, तो एक स्पार्क जनरेट होता है, और ये स्पार्क सफिशिएंट होता है पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए उस सिलेंडर के अंदर। तो जैसे ही पेट्रोल इग्नाइट होता है तो हमारी वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर ये उसके पिस्टन के चैम्बर के अंदर है जहाँ पेट्रोल है, और वहां पे जब पेट्रोल बर्न होता है तो पेट्रोल को बाहर निकलने के लिए जगह कोई नहीं होती, जो लिक्विड्स गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो एक ब्लास्ट होता है पिस्टन के अंदर। उस ब्लास्ट से क्या होता है कि आपका पिस्टन बड़ी स्पीडीली नीचे चला जाता है। जो पिस्टन का जो हेड होता है उसके ऊपर एकदम से जो जो स्पेस होती है जहाँ पे पेट्रोल इंजेक्ट हुआ होता है, तो उस ब्लास्ट के जरिए पिस्टन बड़ी स्पीडीली नीचे जाता है। अब देखिए वहां पर जो एप्लीकेशन है, एक तो मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, डायनामिक एप्लीकेशन है, और देखने में तो इंजन स्टैटिक है लेकिन डायनामिक भी है। अब यहाँ पर जब ब्लास्ट हो रहा है तो टेम्परेचर देखें एकदम कितना हाई हो गया जब पेट्रोल बर्न हुआ है।
तो हमें हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन भी चाहिए। अब इसके अंदर जो ये जो स्पार्क जो इलेक्ट्रोड हैं, अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन ये जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो हमने डिफाइन कर ली, लेकिन अब हमें प्रॉपर्टीज क्या चाहिए। एक तो ये है कि थर्मल फटीग, यानी कि हाई टेम्परेचर है, और फटीग रेजिस्टेंस भी चाहिए। यानी कि फटीग क्या है कि फास्ट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि इमीडिएटली पेट्रोल इग्नाइट हुआ, टेम्परेचर एकदम बहुत राइज कर गया, और जैसे ही पिस्टन वापस नीचे से घूम के वापस ऊपर आता है तो दूसरा वाल्व ओपन होता है और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो जैसे वो बाहर निकल गई, पेट्रोल उसी वक्त सिलेंडर लाइनिंग जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर पानी मूव कर रहा होता है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो डेफिनेटली एयर फिन्स है वहां पर जो उसको ठंडा रखती हैं इंजन को। तो टेम्परेचर एकदम नीचे चला गया, तो फिर दोबारा से पेट्रोल इंसर्ट हुआ उसके अंदर, और उसके बाद एकदम पेट्रोल को फिर से इग्नाइट कर दिया गया। अब ये देखें टेम्परेचर कितनी स्पीडीली चेंज हो रहा है, एकदम ब्लास्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो रहा है, एकदम टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर की जो इम्पैक्ट है, हाई एंड द लो, तो ये जो थर्मल फटीग है, ये हमें बियर होनी चाहिए, या ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो इतने जो फास्ट टेम्परेचर वेरिएशंस हैं उसको बियर कर सके। अगर टेम्परेचर वेरिएशन को बियर नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये मटेरियल जो है मेल्ट डाउन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार चलें, ये बड़ा छोटी सी एप्लीकेशन 60-70 रुपए का तो ये प्लग आता है, यहाँ पर मैं इसको ये जो नीचे वाला जो स्पार्क वाला पोर्शन है मैं एल्यूमिनियम का बना देता हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम इज आल्सो गुड कंडक्टर। हमारी तारें शारें सारी कॉपर की एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, जो जो सड़कों पे मेन जो हैवी टेंशन वायर्स जा रही हैं एल्यूमिनियम की बनी है। तो हमने स्पार्क ही जनरेट करना है, व्हाई नॉट टू क्रिएट अ स्पार्क, हम एल्यूमिनियम का एक छोटा सा नीचे से बना देते हैं, तो तब भी स्पार्क जनरेट हो सकता है। लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि जो इंजन के अंदर जब पेट्रोल इग्नाइट होगा तो टेम्परेचर कितना हाई होगा, ये ना हो कि आपका एल्यूमिनियम भी मेल्ट हो जाए। सो ये भी हमें देखना है। और दूसरा ये कि एल्यूमिनियम वी नो इज अ सॉफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि वो डिफॉर्म ही हो जाए। तो ये भी तो इट मीन्स कि आपने दो चीजें आ गई, एक तो थर्मल फटीग है, टेम्परेचर वेरिएशंस को अकाउंट फॉर करना है, सेकेंडली ये कि हमने उसको डिफॉर्म नहीं होने देना। उसके बाद है एक और प्रॉपर्टी हमें चाहिए, वियर या स्पार्क इरोजन, कि यानी कि जैसे जैसे स्पार्क हो रहा होता है, बस देखें मुझसे आप कभी मोटरसाइकिल अपनी लेके जाते हो किसी मैकेनिक के पास, तो वो प्लग आपका खोला है, खोल के उसको जो है ना क्लीन करता है थोड़ा सा एमरी पेपर लेकर ना, तो ये जो गैप होता है ना इसके दरमियान वो एमरी पेपर को रब करता है और इसको क्लीन करता है। और आप अगर उसको गौर से देखें ना तो वहाँ पे कार्बन सारा डिपॉजिट हुआ होता है, उसको क्लीन करके दोबारा प्लग इंसर्ट करता है, और उस गैप को भी मेंटेन करता है हैमर से, और उसके बाद उसको लगाता है तो आपकी बाइक बिल्कुल दोबारा ठीक काम करना शुरू कर देती है। तो वो जो कार्बन उसके ऊपर जमा हुई है वो क्या चीज़ है एक्चुअली, जो पेट्रोल है वो दैट इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो कार्बन चेन्स हैं। जब बर्न हुआ तो वो जो कार्बन उसमें से जो थी वो ऐसा ऐसा डिपॉजिट होती रही उस प्लग के ऊपर, तो जिसकी वजह से प्लग जो है ना उसके अंदर जो स्पार्क जनरेशन है ना उसके अंदर वो हिंड्रेंस जनरेट करना शुरू कर दिया उसने, तो जिसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस में ना वो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से जो स्पार्क की वजह से जो इरोजन होती है, एक तो ये है कि कार्बन डिपॉजिट हो रहा है, दूसरा ये कि उस स्पार्क की वजह से जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी थोड़े 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 दिन डिफॉर्म होने शुरू हो, यानी कि उसमें से भी एलिमेंट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर तो वो बहुत ही कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट आप वहां पर लगा देते हैं तो वो क्या होगा कि वो थोड़े से स्पार्किंग के बाद या थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद वो वहां से वियर ऑफ हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो हमें कुछ एक ऐसा रफ एंड टफ मटेरियल भी इस जगह पर चाहिए कि जो कि इस प्रॉपर्टी को भी अकाउंट फॉर कर सके। अब तीसरी एक और प्रॉपर्टी भी है कि वहां पर एक और चीज भी हो रही है कि वहां पे ऑक्सीडेशन एंड क्रोजन, कि जो हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल किसी गंदे पेट्रोल पंप से डलवा लेते हैं या ऐसे पेट्रोल पंप से डलवा लेते हैं जिसमें मिलावट की हुई है, जिसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया या प्रोसेस नहीं किया, और उसके अंदर चूंकि हमें ये भी पता है पेट्रोल चूंकि जमीन में से निकला है तो पेट्रोल के अंदर भी वो तमाम जो मीडियाज हैं, इम्प्योरिटीज हैं, सल्फर है जमीन के अंदर से आ रही है, इस तरह की चीजें जो सल्फर है, फास्फोरस उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड है। तो हमारी ये जितनी बड़ी जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं ये पेट्रोल को क्लीन करती हैं, ये तमाम जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको निकालती हैं उसमें से। लेकिन अगर कुछ पेट्रोल पंप वाले होते हैं उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं, को पानी डाल देता है उसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, और कुछ होते हैं उसके अंदर जो टर्पिन ऑयल है वो उसकी मिक्सिंग कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके से मिलावट कर रहे हैं। या कोई जो अगर आप ईरानियन पेट्रोल कहीं से आपको ईरान का बना हुआ पेट्रोल मिल जाए तो वो बहुत घटिया पेट्रोल होता है, क्योंकि वो ईरान वाले जो हैं उनकी शायद रिफाइनरीज इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी क्लीनिंग करें। जब आप वो गाड़ी में डलवाते हैं तो गाड़ी क्लॉगिंग करना शुरू कर देती है।
तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पानी मिला दिया पेट्रोल के अंदर, आपने गाड़ी में डलवा लिया है या बाइक में डलवाया, तो आपकी गाड़ी ना नॉकिंग करना शुरू कर देती है, तो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो इट मीन्स कि पानी क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसके अंदर। तो ऑक्सीजन क्या करती है, जैसे ही कार्बन चेन जो पेट्रोल वाली है वो बर्न होती है, पानी तो बर्न नहीं होगा स्पार्क से, वो बर्न तो होना पेट्रोल नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर पानी भी थोड़ा सा मिक्स हुआ आ रहा है, तो जैसे अंदर चूंकि जब वो बर्न होगा तो टेम्परेचर एकदम हाई चला जाएगा, और वो टेम्परेचर 100 नहीं होता, वो मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब आप पेट्रोल को बर्न करते हैं। तो वो टेम्परेचर तो बहुत हाई चला जाता है, वो डेफिनेटली 100 क्रॉस करेगा, तो 100 जो है दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो उसके अंदर पानी मिक्स हुआ हुआ है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है स्टीम के अंदर, तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है, तो वो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, तो ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि अब वो जो स्पार्क प्लग का देखें, वो जो हमने पॉइंट चूज किए ना, वहां पर अब हमें क्या क्या नहीं चाहिए, वहां पर हमें ये तीन जो चैलेंजेस का सामना, एक थर्मल फटीग का, एक वियर का, एक ऑक्सीडेशन का, और जिसकी वजह से उसकी क्रोजन हो रही है। तो ये जो तीन क्या चैलेंजेस हैं, इसको हमने अकाउंट फॉर करना है। अब ये तीन चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमने ये हमें चैलेंजेस क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिक्वायर्ड है, और एप्लीकेशन क्या है हमने ये देख लिया, दैट इज अ स्टैटिक एप्लीकेशन बट इट्स अ टेम्परेचर वेरिएशन एप्लीकेशन। अब हमने इन चीज़ों को देखते हुए अब हमने मटेरियल को चूज किया कि अब इस जगह पर हमारा मटेरियल क्या है। तो मटेरियल हमने सारों में देखा कि वी आर गोइंग फॉर द फेरस क्लास, हम के इसमें मेटेलिक क्लास ऑफ मटेरियल्स के अंदर चले गए। मेटेलिक क्लास ऑफ मटेरियल्स के अंदर हमारे पास, अगर हम फेरस क्लास को लेते हैं, तो फेरस क्लास इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे करंट देनी है, स्पार्क जनरेट करना है, तो हम उसको नहीं लेंगे फेरस क्लास ऑफ मटेरियल, तो फिर हम स्विच करेंगे मेटेलिक मटेरियल्स के अंदर नॉन फेरस क्लास ऑफ मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। अब नॉन फेरस क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर भी हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है। एल्यूमिनियम क्लास है, कॉपर क्लास है। अब जिस तरीके से अभी बात की, एल्यूमिनियम और जो कॉपर क्लास है, दीज आर गुड फॉर अस, क्योंकि ये गुड कंडक्टर भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगेन ये वियर रेजिस्टेंस, स्पार्क इरोजन रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन और इरोजन वाली ये प्रॉपर्टीज को बियर नहीं कर पाएंगे, और ये वियर ऑफ हो जाएंगे जल्दी। तो इसलिए जो मेटेलिक क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर जो नॉन फेरस क्लास ऑफ मटेरियल है, इसके अंदर हम टंगस्टन फैमिली को चूज किया इंजीनियर्स ने कि ओके दिस इज द फैमिली दैट विल चूज। तो टंगस्टन के जो टिप्स होती हैं यहाँ पे बहुत स्मॉल, उसके इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो स्पार्क प्लग के सिर्फ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सिर्फ मैंने एक पॉइंट को चूज किया है और वहां पर मैंने आपको बताया कि ये देखें यहाँ पर कौन सा मटेरियल लगा हुआ। अब हम बाकी को देखते हैं। अब ये वाला जो देखें पोर्शन है, ये नॉन मेटालिक है, ये सिरामिक है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के अगर आप प्लग को देखते हैं तो यहाँ पर ये सिरामिक यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी जो टिप है ये वाली, यहाँ पर ये वाली जो टिप है, जहां पर एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये नीचे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। अब करंट पास हो रही है इधर से लेके इस इस तक, यहाँ पर करंट जा रही है। अब इस पूरे सिनेरियो में जब करंट ने मूव करना है, तो आप देखें कि करंट डेफिनेटली इसके अंदर से गुजर कर जा रही है, तो ये बिल्कुल बेयर नहीं हो सकता, विदाउट एनी इंसुलेशन नहीं हो सकता। जिस तरीके से अब ये देखें आप, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं वहां पर भी सिरामिक के हैंगर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर से वायर गुजर के जा रही थी, वाई बिकॉज को इंसुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने उसी एप्लीकेशन को सामने रखते हुए देखे कि यहाँ पर ये ऊपर एक इलेक्ट्रोड है जहाँ पर एक हम वायर लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है, और यहाँ से इसके अंदर से करंट गुजर के जा रहा है, और इसकी जगह के ऊपर हम यहाँ पर एक एल्यूमिना इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर लगा देते हैं, सो दैट के इसके अंदर से प्रोडक्ट गुजर के, वो करंट गुजर के चली जाए। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि हम यहाँ पर बजाय इसके कि ये एल्यूमिनियम लगाने के बजाय हम कोई वायरिंग भी तो कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से हमारी घर की जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर भी तो इंसुलेटिंग प्लास्टिक होता है, वो भी तो लगाया जा सकता है। यस वी कैन डू दैट, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि वो जो प्लास्टिक होता है ना, जो घरों की तारों के ऊपर होता है, वो तो होती है स्टैटिक एप्लीकेशन, घरों के अंदर होती हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंट है, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर उस तरह सीवियर एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्सपोज नहीं होती जिस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि इंजन ने गर्म भी होना है। तो अगर यहाँ पर आप वो लगा देंगे ना प्लास्टिक, तो वो क्या होगा, विद द टाइम क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी और मेल्ट भी होने के चांस हैं। अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए एक
आपके जो इंजन को ख़राब करेंगे और इंजन चोक भी हो सकता है, मेल्ट होके हो सकता है वो अंदर चली जाए, किसी भी तरीके से इंजन को ख़राब कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यूज़ अ सेरामिक। ठीक है, एक एक सिर्फ मैं आपको स्टैंड पॉइंट बता रहा हूँ। तो देखें कि एप्लीकेशन में एक ही प्रोडक्ट है, इसमें दो मटेरियल अभी हमने डिस्कस किए हैं। एक डिस्कस यहाँ पे कि यहाँ पे टंगस्टन एलॉय है और यहाँ पर सेरामिक मटेरियल। और सेरामिक क्या है? नॉन मेटेलिक क्लास ऑफ मटेरियल के अंदर हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, ये देखें हमारे पास। अब हमने इसमें इसमें पीछे खोलते हैं। ये देखें, हमने सबसे पहले नॉन फेरस में हमने यहाँ पे टंगस्टन अलॉय, इस क्लास के अंदर टंगस्टन अलॉय की क्लास को चूज किया टिप के लिए। और उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक क्लास ऑफ मटेरियल में सेरामिक को चूज किया उसके टिप को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है सामने बनी हुई, लेकिन इसके अंदर कि सिर्फ दो पोर्शंस को डिस्कस किया और हमारे पास वैरायटी ऑफ मटेरियल आ जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो कंडक्टर है वो कॉपर का हो सकता है। ठीक है, जो आउटर बॉडी है, जो नट बोल्ट हैं, ये सारे के सारे ये जो नट बोल्ट बने हुए हैं ये स्टील के बने हुए हैं। ठीक है, बॉडी सारी स्टील की बनी हुई है, लेकिन बाकी सारे जो पोर्शन है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के स्टैंड पॉइंट से बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, यहाँ पर ये जो स्पार्क है, जहाँ पर ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सिरामिक है इसके अंदर। सो देखें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कितने मटेरियल है एट द सेम टाइम। जो सामने 4 से 5 मटेरियल है एक छोटे से स्पार्क प्लग के ऊपर, जो हमें 70 रुपए का मार्केट से मिल जाता है। तो और ये आप देखें कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी, हमने कभी इसको बॉदर नहीं किया, और इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या कुछ, हमें क्या कितनी वैरायटी ऑफ मटेरियल को चूज करना पड़ा। ओके यार, ये क्लास का टाइम चूंकि अभी खत्म हो गया, मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप दोबारा से रीज्वाइन करें।